कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट है कि चूज़ द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह 2 दिनों से बीमार है। ठीक है, वह 2 दिनों से बीमार है, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन sick for 2 days। ठीक है, for 2 days। वह 2 दिनों से बीमार है, तो होगा ही हैज़ बीन sick for 2 days। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा PIERCING। ठीक है, क्या होगा? PIERCING। इसका मतलब होता है भेदता हुआ। ठीक है, भेदता हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा PIERCING, यानी भेदता हुआ। देखिए पाई मतलब होता है गड़बड़ी। ठीक है, पाई मतलब होता है गड़बड़ी, या फिर ये कहें गड़बड़ी, अस्त व्यस्तता। ठीक है, SLEEK। इसका अर्थ होता है आकर्षक। ठीक है, आकर्षक या फिर चमकीला। ठीक है, तो स्लिक मतलब होता है आकर्षक, चमकीला। उसके बाद देखिए एक होता है ITCH। ठीक है, ITCH इसका मतलब होता है खुजली। ठीक है, खुजली। ठीक है, खुजली या बेचैनी। तो ITCH इट्स मतलब होता है खुजली या बेचैनी। नेक्स्ट तीसरा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। तो देखिए द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, यानी बी ऑप्शन। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 है कि द सन राइजेज इन दी। तो देखिए बी का जो 4 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दी सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन। दी सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। तो देखिए अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ को कहते हैं नार्सिसिस्ट। क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट, बी ऑप्शन। देखिए नार्सिसिस्ट मतलब होता है अपने आप से प्यार करने वाला। ठीक है, अपने आप से प्यार करने वाला, ठीक है, अपने आप से प्यार करने वाला, इसको क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट कहते हैं, यानी अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए लूनेटिक, यहाँ पे है लूनेटिक मतलब होता है पागल। ठीक है, लूनेटिक मतलब होता है पागल। उसके बाद देखिए पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी। ठीक है, पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी। स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है सुख दुख। ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला। नेक्स्ट 6 है कि सिस्टर्स सन इज। ठीक है, तो 6 का होगा ए ऑप्शन, नेफ्यू। सिस्टर्स सन इज नेफ्यू। ठीक है, तो सिस्टर्स सन इज क्या हो जाएगा? नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। तो इसका अर्थ क्या होता है? यह देखिए नाउन है। ठीक है, यह क्या है? नाउन है, और इसका अर्थ होता है आवभगत। ठीक है, आवभगत। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आवभगत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कोल्डनेस। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी
का जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा कोल्डनेस हो जाएगा। कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब होता है कोल्डनेस का मतलब होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना या फिर उदासीन व्यवहार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कूलनेस, ठीक है। कूलनेस मतलब क्या होता है, तो कूलनेस और हॉस्टिलिटी द्वेष, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब होता है द्वेष, हॉस्टिलिटी मतलब होता है द्वेष, ठीक है, द्वेष होता है। एलुफनेस, ठीक है, एलुफनेस मतलब यही द्वेष भावना। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कोर्डियलिटी, देखिए यहाँ पे CORDIALITY, इसका अर्थ होता है सौहार्द, सौहार्द होता है, ठीक है, सौहार्द। उसके बाद है रैथफुल, रैथफुल का मतलब क्या होता है, प्रकोप, प्रकोप होता है, ठीक है। क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध, क्रुद्ध, प्रकोप, क्रुद्ध, रैथफुल, ठीक है। और कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। नेक्स्ट 8 नंबर है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, स्केलेटन इन द कपबोर्ड। तो देखिए 8 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इडियम का अर्थ होता है गुप्त भेद। क्या होता है, गुप्त भेद, यानी बी ऑप्शन। एंड एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 है कि 3 में 9 13 में, इस लोकोगीत का अर्थ क्या है, तो 9 का होगा सी ऑप्शन, नगण्य। 3 में 9 13 में लोकोगीत का अर्थ है नगण्य। लोकोगीत को कहावत भी कहते हैं, ठीक है। किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोगीत कहते हैं। कहावत के द्वारा गागर में सागर भरने जैसी बात जो है होती हैं। 10 नंबर है साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संबोधन कारक। साथियों हार्दिक स्वागत जो है वाक्य में संबोधन कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे को कारक कहते हैं। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह हे, हो, अजी, ए, अरे आदि होता है। हिंदी में 8 कारक हैं, हिंदी में 8 कारक हैं, हिंदी में 8 कारक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 कहता है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 11 का होगा बी ऑप्शन। अभ्युदय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा अभी जोर उदय, ठीक है। अभ्युदय, अभ्युदय का जो है संधि विच्छेद होगा आपको अभी जोर उदय, क्या होगा, अभी जोर उदय, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 शब्द संधि से बने हैं, उसके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के 3 प्रकार, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए 12 कहता है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन मगही। तो देखिए विकल्पों में से मगही भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का समावेशन किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो है समावेश है। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो देखिए सी ऑप्शन, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम निम्नलिखित हैं, जैसे मैं, ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक है, कोई, कुछ, ठीक है, कौन और क्या, ठीक है। अब देखिए हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, हिंदी में
सर्वनाम के भेद यदि कहा जाए तो कुल तो 11 सर्वनाम है, लेकिन हिंदी में कुल सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है और निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बी ऑप्शन। तो देखिए विकल्पों में वर्षा जो शब्द है ये तत्सम है। ठीक है, वर्षा का तद्भव रूप बरसात होगा। ठीक है, वर्षा का जो तद्भव रूप होगा वो बरसात होगा। बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द वर यात्रा है। ठीक है, वर यात्रा। और देखिए हाथी तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द हस्ती है। ठीक है, हाथी जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम हस्ती है। आंसू तद्भव है, जिसका तत्सम अश्रु है, अश्रु। नेक्स्ट, फिर है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृति प्रत्यय कौन सा है? तो ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय अन है। क्या है? अन। ठीक है, तो नयन में जो है नयन शब्द में प्रयुक्त कृत जो है प्रत्यय जो है अन है। नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोर अन। क्या होता है? नयन का ने जोर अन होता है। ठीक है, ने जोर अन। अब देखिए कृदंत प्रत्यय का मुख्य 6 भेद हैं। ठीक है, एक तो होता है आपको भाववाचक कृदंत, दूसरा होता है कर्तवाचक कृदंत, तीसरा होता है कर्मवाचक कृदंत और चौथा होता है करणवाचक कृदंत, पांचवा जो होता है ये होता है कर्तवाचक कृदंत, छठा होता है क्रिया घौतक कृदंत। अब देखिए भाववाचक कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चलता है। आन कृदंत का उदाहरण है उठान, पिसान, मिलान, लगान, मकान, खदान, वर्तमान। नेक्स्ट, कहता है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 16 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए सोना चमकता है तथा श्याम हंसता है। सोना चमकता है, श्याम हंसता है। ठीक है, इस वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सोना चमकता है, श्याम हंसता है, इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। चमकना तथा हंसना एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया को जो है द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बांटा जाता है। ठीक है, 17 है कि शिवालय में कौन सा शिवालय में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष। तो देखिए जिस शिवालय में तत्पुरुष समास है, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर जो है इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। ठीक है, तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट, 18 है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? 18 का ये ऑप्शन धनिया। तो धनिया क्या है? पुल्लिंग है। लिंग का अर्थ शब्द की जाति से है। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 जो है लिंग है, पहला तो पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए संज्ञा के जिस रूप से नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और संज्ञा के जिस रूप से मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। 19 नंबर है लुप्त का विलोम जो है शब्द क्या है? तो बी ऑप्शन। देखिए लुप्त का विलोम सुप्त। सुप्त का विलोम क्या है? तो सुप्त का विलोम है जागृत। सुप्त का विलोम है जागृत, बी ऑप्शन। ठीक है, विक्षुब्ध का विलोम होगा अविक्षुब्ध। सुस्त का विलोम होता है चुस्त। असभ्य का विलोम होता है असभ्य। 20 नंबर देखिए 20 है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20 का बी ऑप्शन गरिमा। तो विकल्पों में से गरिमा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराक्रम का अन्य पर्यायवाची शब्द है बल। ठीक है, वीरता, बल, वीरता, उद्योग,
उद्योग बहादुरी, ठीक है, उद्योग बहादुरी आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए कि गरिमा का पर्यायवाची शब्द की यदि बात करें तो गरिमा का जो हो जाएगा, गरिमा का जो हो जाएगा, गरिमा का हो जाएगा गुरुत्व, गुरुत्व गौरव, गुरुत्व गौरव, ठीक है। भारा भारीपन, गर्व, ठीक है, गर्व, गुरुता, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, महिमा, महिमा, आदर, आदर, भारीपन, ठीक है, भारीपन, सम्मान, इज्जत, प्रभुता, महानता, प्रतिष्ठा, बड़प्पन। 21 नंबर, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक यानी ए ऑप्शन। तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है आजकल, कब, तब, जब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है थेस्ट, ठीक, बराबर, जितना, इतना, थोड़ा, थोड़ा, एक एक करके आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ आदि। 22 नंबर, 22 नंबर है कि भयानक भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सी ऑप्शन। तो भयानक रस का अस्थाई भाव है भय, ठीक है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब है अलौकिक आनंद स्वरूप को रस की संज्ञा दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस से काव्य ही आत्मा, काव्य को ही जो है आत्मा कहा है। और रसों का राजा श्रृंगारस है। श्रृंगारस का दो उपभेद होता है, एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। मुख्यतः 9 रसों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखिए वहाँ यानी सी ऑप्शन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अर्थ इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। दिशा बोधक जैसे दाहिने, बाएं, आर पार, किधर। स्थिति बोधक होगा जैसे सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने। नेक्स्ट, फिर है अघोष अल्पप्राण का उदाहरण कौन सा है? अघोष, तो 24 का होगा बी, क। अघोष अल्पप्राण का उदाहरण है क, ठीक है। अघोष अल्पप्राण का उदाहरण है क। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती हैं वे अघोष कहलाती हैं, ठीक है। तो झंकृत होगा तो घोष, नहीं होगा तो अघोष। अब देखिए घोष वर्ण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। जिसके उच्चारण में श्वास पूर्ण रूप से अल्प मात्रा में निकले और इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है अघोष अल्पप्राण का उदाहरण क्या है? तो अघोष अल्पप्राण का उदाहरण है क, ठीक है, क्या है? क है। नेक्स्ट 25, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, चिन्ह। तो चिन्ह जो है ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। अब देखिए 26 से 30 तक जो है पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो देखिए कहता है घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई है, वह उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह जो मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, वह स्थान भूलना मत। फिर है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब जो है 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन
पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने घड़ा से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछो कि एक दिन जो है शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। देखिए 26 है, हुमायूं में कौन सा गुण था। तो हुमायूं में कौन सा गुण था, ए ऑप्शन कृतज्ञता। ठीक है, तो हुमायूं में देखिए गद्यांश से स्पष्ट है कि हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था। 27 है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, बी ऑप्शन वह डरी हुई थी। तो ममता दिन भर जो है डरी हुई थी, इस कारण वह बाहर नहीं निकली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखिए। 28 की यदि बात करें तो 28 है कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। ठीक है, 28 का होगा सी ऑप्शन यानी सामर्थ्य। ठीक है, तो ममता को जो है ममता की उम्र अब 70 वर्ष की हो गई थी। उनका शरीर जिन कंकाल खांसी से जो है गूंज रहा था। ममता स्वयं पानी पीने की अवस्था में नहीं थी। 29 है, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था। 29 का ए ऑप्शन बुढ़िया को ढूंढने के लिए। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है कि गद्यांश में पथिक किसे कहा है। गद्यांश में पथिक बी ऑप्शन हुमायूं को। ठीक है, तो गद्यांश में पथिक हुमायूं को कहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ, जीके, जीएस, साइंस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।